हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पे। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, ये आपकी बुक है। इसमें से हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी आपका सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग है बिल्कुल वीडियो, तो आप इसे ध्यान से देखिए और इन टॉपिक को समझते हुए चलना। ठीक है। ये डीयू के लिए, एसओएल के लिए, एनसी वेब के लिए या फिर पूरे देश में अदर कोई भी यूनिवर्सिटी हो सेंट्रल लेवल पे, सभी जगह एक ही सिलेबस है, तो आपको ये टॉपिक हर जगह काम आएगा। यहाँ तक कि आप अगर एमए के स्टूडेंट हो, एमए पॉलिटिकल साइंस, तो भी आपके में ये राजनीतिक सिद्धांत का परिचय टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी आपके लिए वीडियो जो है यूजफुल रहेगी। ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो इस यूनिट में ये सारे के सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं, इतने सारे टॉपिक। अगर हम ये सारे के सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर करें तो कम से कम वीडियो जो है वो 3 घंटे प्लस की बनेगी, क्योंकि टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें से आज हम कुछ मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम सिद्धांत को समझेंगे, राजनीतिक सिद्धांत का क्या मतलब होता है, उसकी क्या परिभाषाएं होती है, डेफिनेशन, और जो राजनीतिक चिंतक हैं उन्होंने क्या इसकी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत की जो विषय वस्तु है उसको समझेंगे, उसका जो स्कोप है, कार्यक्षेत्र है, उसको समझेंगे। तो ये कुछ मेन टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक है। आपको स्टार्टिंग की ये चीज़ें बिल्कुल भी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आगे के जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी बार आपको देखने के बाद समझ में आए आप उतनी बार देखना, पर आपको ये टॉपिक समझने जरूरी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्लब स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। तो बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक शब्द आपको इसमें राजनीति दिखेगा, दूसरा शब्द आपको सिद्धांत दिखेगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों शब्दों को पहले अलग अलग समझना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीति क्या है। ठीक है। राजनीति क्या है अगर आप समझ पाओगे तो उसके बाद आपको ये समझना होगा कि सिद्धांत क्या है। उसके बाद दोनों के अर्थों को जब आप जोड़ दोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो राजनीति क्या है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जो कि 3-4 साल पहले बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। आज के समय में इसको 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं। ठीक है। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये समझ जाएंगे कि राजनीति क्या है। इसके बाद बात करते हैं सिद्धांत पे। तो देखिए, सिद्धांत के लिए आपको ये स्लाइड जो है ये आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है जैसा मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, जो सिद्धांत होता है इसको हम इंग्लिश में थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। तो आखिर ये सिद्धांत का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो सिद्धांत शब्द है ये कहाँ से आया है, तो ये यूनानी यानी जो ग्रीक भाषा है, ठीक है, उसका एक वर्ड होता है थ्योरियो। यानी जो यूनानी भाषा का एक शब्द है थ्योरियो, उस थ्योरियो से, ठीक है, थ्योरियो, थ्योरियो का मतलब होता है मनन करना या फिर चिंतन करना, किसी भी विषय पे गहन चिंतन करना। ठीक है। क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। थ्योरियो कहलाता है, यानी कि थ्योरियो का मतलब होता है मनन की अवस्था या फिर चिंतन की स्थिति। जब हम किसी तथ्य पे, किसी विषय को समझने के लिए उस पर मनन करते हैं, ठीक है, उस पर जांच करते हैं, परख करते हैं, समीक्षा करते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो इसे थ्योरियो कहा जाता है या फिर इसको सिद्धांत कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है, किसी विषय पर चिंतन करना, मनन करना, उसको समझना, उसका विश्लेषण करना। ठीक है। ये सब आ जाएगा सिद्धांत के तहत। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या मतलब है, ये बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब आपको पता लग गया कि किसी चीज पे चिंतन करना, और राजनीतिक का मतलब है कि राजनीतिक मुद्दे, जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर गहन चिंतन करना। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आगे आप इसे और डीप समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो सिद्धांत होता है वो किसी विचार या कोई अवधारणा, कोई कॉन्सेप्ट या कोई लक्ष्य या कोई विचार या कोई सुझाव, केवल इतना नहीं है। मतलब केवल अगर हम सिद्धांत को परिभाषित करें तो हम ये नहीं बोल देंगे कि कोई विचार या कोई अवधारणा या कोई लक्ष्य
या कोई सुझाव, ये सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब इससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। सिद्धांत में क्या क्या आता है समझिए। सिद्धांत में क्या होता है कि कोई विचारक है, मान लो कोई विचारक है, चाहे कार्ल मार्क्स हो गए या फिर प्लेटो, अरस्तु, कोई भी विचारक है। तो जब वो किसी विषय के बारे में, ठीक है, किसी विषय के बारे में जब वो संपूर्ण जानकारी लेंगे, संपूर्ण जो भी विषय है उसको समझ, उस विषय पे उनकी समझ क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका अनुभव क्या है, तथ्यों का उन्होंने वर्णन कैसे किया है, उन्होंने व्याख्या कैसे की है, ठीक है, और जो लेखक है उसका इतिहास बोध, लक्ष्य, ये सब कुछ शामिल होता है। तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम कहते हैं कि ये कोई सिद्धांत है और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है, ठीक है। सिद्धांत जो है उसमें बहुत व्यापक अर्थ छुपे होते हैं, यानी बहुत कोई आसान चीज नहीं, बहुत जटिल चीज है, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको देखो कुछ टॉपिक, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको आगे आसान लगेगा, ठीक है। कुछ वर्डिंग ऐसी है जो कि टफ है, वो किस लैंग्वेज यूज की जाती है, क्योंकि आसान शब्द नहीं यूज कर सकते वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है, लेकिन आगे मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखो। अब बात करते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं इसको, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो होते हैं वो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो है समाज की राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन। समाज में जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं या जो भी प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो सरकार हो, सरकार के काम हो, सरकार के विभिन्न अंग हो, सरकारी संस्था हो, ठीक है, या फिर सत्ता, कानून, जो भी चीजें आती है राजनीतिक, जो भी चीजें, वो सारी राजनीतिक घटना, राजनीतिक प्रक्रिया, उनकी व्याख्या और विश्लेषण, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करते हैं, समाज की जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसकी व्याख्या करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं और उनकी कमियों को दूर करने का उपाय करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लाइन समझ में आई हो तो और आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक विचारक है, कोई विद्वान है, ठीक है। तो जो राजनीतिक विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, अपने समय में, जिस समय के वो हैं, राजनीतिक विद्वानों ने अपने समय में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, शासन व्यवस्था चाहे जैसी भी रही हो सकता हो कि लोकतंत्र रहा हो, ठीक है, हो सकता हो कि राजा का शासन रहा हो यानी राजतंत्र रहा हो, या हो सकता है कि एक पार्टी का शासन रहा हो या फिर बहुदलीय व्यवस्था रही हो, कैसा भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि विद्वान जो होते हैं वो अपने समय की शासन व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है, और वो ये समझते हैं कि शासन व्यवस्था में क्या कमियां हैं, उन कमियों की वो व्याख्या करते हैं और उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, कि कैसे मतलब उन कमियों को दूर करके एक आदर्श समाज बनाया जाए, एक आदर्श राज्य बनाया जाए, उसकी उस पे वो सुझाव भी देते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक जो सिद्धांतकारी होते हैं उनका मतलब ये काम होता है, ठीक है। तो अब आगे और समझते हैं। देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है वो थोड़ा जटिल विषय है, यानी आसान नहीं है, जटिल है। अगर आप बात करें कि जो हमारे जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी अगर आप देखोगे तो बहुत पुराना है, लगभग 2400 वर्ष से अधिक पुराना है, ठीक है। तो विभिन्न जो राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, जो धर्मशास्त्री हुए या जो अर्थशास्त्री हो गए, समाजशास्त्री हो गए, राजा हो गए, इन सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में। राजनीतिक सिद्धांतकार जो होते हैं उनकी सूची जो है वो, उनकी लिस्ट अगर हम बात करें तो काफी लंबी है। और ये जो लोग थे इनके क्या थे, इन लोगों की विषय के प्रति जो रुचि है वो बहुत अलग रही है, ठीक है, बहुत व्यापक रही है, बहुत भिन्न भिन्न रही है। अब इसी में इसीलिए ये टॉपिक मुश्किल हो जाता है। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत की डेफिनेशन देखते हो, परिभाषा देखते हो, जैसे मान लो आपने 10 विद्वानों के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाओं को देखा, तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये क्या है। राजनीतिक सिद्धांत को लेकर ये जो चिंतक हैं इनके विचार अलग लग रहे हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करी है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत जटिल हो जाता है। इसीलिए एक छोटा सा क्वेश्चन केवल कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका उत्तर देना काफी पेचीदा हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो विचारक हैं उन सभी के विचार जो है वो बिल्कुल भिन्न है, अलग है। तो अपने अपने तरीके से जो राजनीतिक जो चिंतक हैं, जो विद्वान हैं, वो उसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कि राजनीतिक चिंतन के लंबे इतिहास में सामाजिक आर्थिक परिस्थिति जो है उसमें भिन्नता रही है, कई बार परिवर्तन हुआ है। इसके कारण क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय क्षेत्र है या जो अध्ययन पद्धति है उसमें भी काफी डिफरेंस आ गया। अब देखिए 2400 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं प्लेटो के टाइम पे,
या अरस्तु के टाइम की बात करते हैं, प्राचीन समय की बात करते हैं, तो उस समय में समाज जो था, सामाजिक व्यवस्था जो थी वो अलग थी, आर्थिक व्यवस्था जो थी अलग थी, परिस्थितियां अलग थी। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में समाज अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, विषय क्षेत्र है बदल गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुराने समय से और अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, डिफरेंस आ गया है। इसीलिए जो पुराने जो विचारक थे उनके विचार जो है राजनीतिक सिद्धांत को लेकर वो अलग थे, और वर्तमान में जो राजनीतिक सिद्धांत को लेकर विचारकों के विचार हैं वो अलग है। इसीलिए ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। यह आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा 3 कैटेगरी में बांट के कि प्राचीन समय में कैसे क्या चीज़ें मेन थी, और आधुनिक समय में क्या मेन थी, और समकालीन समय में क्या मेन है। तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ कि इतने लंबे समय की बातें हम करते हैं 2400 सालों की, तो ऐसे में अध्ययन के दृष्टिकोण से यानी पढ़ने के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत को हम विशिष्ट धाराओं में बांट लेते हैं। जैसे कि देखिए अलग अलग कैटेगरी में उसको बांट के पढ़ लेते हैं, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि पुराने समय में बात करें तो क्लासिकी हो जाएगा, फिर उसके बाद उदारवादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी हो जाएगा, फिर समकालीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि जो आप अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो वहां पे इसको अलग अलग तरीके से दर्शाया है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो कि क्या है, ये काफी लंबे समय की बातें हैं। तो ऐसे में हम इसको अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, जैसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। कुछ जगह पे ये परंपरागत की जगह आपको प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत भी आपको मिल सकता है, नाम प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। कुछ जगह पे आपको इसका नाम शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी मिलेगा, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत। और कुछ जगह पे इसको इंग्लिश में कई बार इसको क्लासिकल भी कहा जाता है, ठीक है, क्लासिकल। तो ये इतने सारे नाम हैं। अब अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से इसको बताया जाता है। तो अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई यहाँ पे तो वहाँ हमने कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे कुछ और है। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए कि एक ही चीज़ है। यानी कि प्राचीन समय की राजनीतिक सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, या प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत, या क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे, ये बहुत ही आसान है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा आधुनिक, ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। मैं आपको इसका जो सेकंड पार्ट लेके आऊंगा वीडियो में, वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इन चीजों को, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है, ये आता है समकालीन, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि भाई प्राचीन समय में जो सबसे पहले का समय है, ये वाला जिसमें परंपरागत या प्राचीन, जिसको हम शास्त्रीय क्लासिकल कहते हैं, इस समय में क्या होता था, अरस्तु प्लेटो के टाइम पर अगर आप पढ़ोगे तो उस समय में सबसे मेन चीज ये होती थी कि राज्य को कैसे अच्छा होना चाहिए, आदर्श राज्य कैसे बने, ठीक है, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन बातों पे ज्यादा जोर दिया जाता था। और इसमें दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था। यानी इसमें कहीं ना कहीं कल्पना कल्पना करी जाती थी एक अच्छे समाज की, कि अच्छा समाज कैसे होगा, कल्पना थी, ठीक है। इसमें वैज्ञानिकता नहीं थी, प्राचीन समय में वैज्ञानिकता नहीं थी। इसीलिए जो प्राचीन समय के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, आधुनिक जो लोग हैं, आधुनिक जो विद्वान हैं, वो उसको सही नहीं मानते हैं, वो उसको गलत कर देते हैं, नकार देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर आया आधुनिक समय। आधुनिक समय वाले जो हैं, इन्होंने थोड़ा व्यवहारवाद वाली व्यवस्था को लेकर आए। इन्होंने वैज्ञानिकता पर ध्यान दिया, ये कल्पना से नहीं बल्कि जो रियलिटी थी, जो वास्तविकता थी, उस पर ध्यान दिया, और वास्तविक समस्याओं का वास्तविक तरीके से सुलझाव इन्होंने करा, ठीक है। फिर लास्ट में आता है समकालीन, ये इनसे भी ज्यादा वैज्ञानिक हो जाते हैं, प्रामाणिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समय के साथ साथ ये चीजें बदलती रही हैं, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है एक जटिल टॉपिक हो जाता है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम इसको पार्ट 2 में डिटेल में। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया है यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब ध्यान से आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांतों पर दर्शन शास्त्र का ज्यादा प्रभाव था। सिद्धांतों का उद्देश्य जो होता था वो होता था राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करना, जो राजनीतिक घटना है उसका वर्णन की जाए, उसकी व्याख्या की जाए, निर्धारण किया जाए, मूल्यांकन, ये सब होता था, ठीक है। और यहाँ पे कल्पना वगैरह का ज्यादा स्थान होता था, और आदर्श समाज कैसा हो इसकी बात होती थी, ठीक है। ये तो क्लासिकी समय में। इसके बाद आता है व्यवहारवाद, आधुनिक समय। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांतों में विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी विज्ञान का मतलब है यहाँ पे वैज्ञानिकता आ गई। अब यहाँ पे फैक्ट यानी तथ्यों पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तथ्य मतलब जिसकी जांच की जा सके, ठीक है।
जो हर तरह से खरा सही हो। इसमें कल्पना वगैरह के लिए स्थान नहीं था। ठीक है, इसमें वास्तविकता यानी जो रियलिटी है इसका वर्णन और इसके व्याख्या तक सीमित हो गया। यानी जो शुरू में आदर्श समाज और जो कल्पना की बात होती थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। फिर इसके बाद आता है समकालीन समाज। ठीक है, समकालीन राजनीति। तो समकालीन सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसमें दार्शनिक और वैज्ञानिक यानी दार्शनिक और वैज्ञानिक जो पक्ष हैं इनका समन्वय कराने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है। आपको दो वर्ड मिलते हैं जब भी आप राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, तो दो वर्ड आपको मिलेंगे। ये जो आपको यहाँ पे दार्शनिक और वैज्ञानिक कह रहे हैं ना, इसी से संबंधित मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक वर्ड आपको मिलेगा तथ्य और एक वर्ड आपको मिलेगा मूल्य। इन दोनों शब्दों का मिश्रण होता है राजनीतिक सिद्धांत में। तथ्य का मतलब होता है फैक्ट। ठीक है, यानी ऐसी घटनाएं जिसकी जांच की जा सके, जो हमेशा सही हो। ठीक है, फैक्ट मतलब जो जिस पे समीक्षा की जा सके, आलोचना की जा सके, ये सब तथ्य में आ जाएगा। मूल्य में क्या आता है? मूल्य में आती है दार्शनिक चीजें। ठीक है, जिसमें कल्पना होती है, यानी कल्पना की जाती है कि एक आदर्श समाज कैसा हो। यहाँ पे फैक्ट नहीं होता, यहाँ पे कमियां हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तथ्य तथ्य में कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता दिखाई देती है। और राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिकता भी आपको देखने को मिलती है और काल्पनिक चीजें भी मिलती है। तो यही है, इसीलिए जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है इसमें दार्शनिक यानी जो कल्पना थी उसका और जो वैज्ञानिकता है थी उसका, दोनों पक्षों के बीच में समन्वय यानी बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतकों के नाम जान लेते हैं। अरस्तु हो गए, जैसे प्लेटो हो गए, हॉब्स हो गए, लॉक्स हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए। इसके अलावा आप स्मिथ के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, मैकियावेली के बारे में पढ़ोगे, कई सारे मतलब और भी सिद्धांत कर रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, आपने थोड़ा थोड़ा समझा। अब बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की कुछ परिभाषाओं पे। ठीक है, तो परिभाषाओं में हम चलेंगे। सबसे पहले सर्वसाधारण स्तर पे देखेंगे कि ज्यादातर क्या माना जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राज्य से संबंधित, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। ठीक है, सरकार या सत्ता, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सरकार से संबंधित ज्ञान है ऐसा माना जाता है, जिसमें राजनीतिक का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय। सरकार क्या करती है? सरकार सार्वजनिक हित यानी सबके हितों के लिए काम करती है। ठीक है, यानी सार्वजनिक हित यानी सरकार जो है, तथा सिद्धांत का अर्थ यहाँ पे है क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, यानी जो सरकार जो भी लोगों के हितों के लिए काम करेगी उसका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान रखना, ये क्या हो जाता है? राजनीतिक सिद्धांत हो जाता है। ये सर्वसाधारण यानी बेसिक, जो सभी मानते हैं इसको, मतलब सभी विद्वान मानते हैं कि ये इसकी एक बेसिक परिभाषा है। लेकिन अब हम चलेंगे कुछ विद्वानों की परिभाषा में। अब देखो, आप जब भी किसी भी बुक को पढ़ो, किसी भी राइटर की बुक को पढ़ो, आपको 5 से 10 परिभाषाएं आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब उसमें से आपको क्या करना होता है? एग्जाम में अगर आप परिभाषा लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आपको कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं याद रखनी है। जो भी आपको उन 10 परिभाषाओं में से सबसे आसान लगती हो आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ परिभाषा मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक डेफिनेशन है डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड क्या कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेविड हेल्ड जो है, इनका कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणा और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषता, व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता के बारे में विचार और परिकल्पना और विवरण से निहित है। यानी कि इनका ये कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो मनुष्य के जो राजनीतिक जीवन होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का राजनीतिक जीवन है। हर व्यक्ति राजनीतिक जो धारणाएं हैं, कुछ ना कुछ उसकी धारणा होती है। जैसे कि आप सोचते होंगे कि समानता का क्या मतलब है। ठीक है, न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, समानता कितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं आपके मन में धारणाएं होती है, हर व्यक्ति के मन में धारणाएं होती है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत किसी व्यक्ति का राजनीतिक जीवन, ठीक है, और इसमें व्यक्ति से ज्यादा समूह पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि किसी समूह के राजनीतिक जीवन और उसकी राजनीतिक धारणाएं और उसके जो नियम है या जो सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, इसके बारे में वो सोचता है, और उसकी जो राजनीतिक क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, उसके बारे में जितनी भी विचार हैं, परिकल्पना है, विवरण है, वो सब इसमें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का यहाँ पे आपको अर्थ शायद ही समझ में आए, तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो टोटल क्या होता है, राजनीतिक ही मुद्दे उसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और विद्वान है, इनकी परिभाषा देखिए, एंडो हैकर। ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज
और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की खोज करता है, यानी नियमों की निष्पक्ष खोज है। तो दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान भी है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज, ठीक है, अच्छा समाज कैसे हो, इन चीजों की खोज करता है। और दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक जो निष्पक्ष सच्चाई है उसको भी सामने रखता है, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है। तो राजनीतिक सिद्धांत में सब कुछ राजनीतिक के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, फिर इसके बाद जॉर्ज कैटलिन है, इनने क्या कहा है इसको समझिए। ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है। राजनीतिक विज्ञान में वही अब बात आ जाएगी तथ्य वाली, जो मैंने आपको बताया था कि जो भी जिसको जिसमें वैज्ञानिकता हो, तथ्य विज्ञान आ गया ना, तो जहाँ पे तथ्य इसको कह सकते हैं। और दर्शन शास्त्र में क्या आ जाते हैं, मूल्य आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कल्पना भी हो सकती है मूल में, लेकिन यहाँ पे सब कुछ वैज्ञानिक होगा। तो शुरू में क्या होता था, जो प्राचीन समय में आप पढ़ते हो तो वहाँ पे दर्शन शास्त्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन बाद में राजनीतिक कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ये जॉर्ज कैटलिन जो है ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे विज्ञान जो है वो संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूप जो है, जो प्रक्रिया है उसकी ओर ध्यान दिलाता है कि जो मनुष्य का जो राजनीतिक जीवन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा, नियम बना के, कानून बना के, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। और राजनीतिक दर्शन की बात करें तो इसमें मूल्य आ जाते हैं कि इंसान को ऐसा करना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, समाज में ये चीजें होनी चाहिए, ये सारे मूल्य हो जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक मूल्यों में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राजनीतिक हित क्या होता है। जो दार्शनिक होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ये ऐसी चीजें सोचते हैं कि राजनीतिक हित क्या होता है, एक अच्छा समाज क्या होता है, अच्छा समाज कैसे हो सकता है, ये सब दर्शन में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है कोकर। कोकर के अनुसार, अब देखिए कई सारी डेफिनेशन है, इसमें से आपको कोई दो डेफिनेशन याद करनी होगी। हो सकता है आपको कई डेफिनेशन का मतलब भी समझ में ना आए, लेकिन पेपर में लिखने होते हैं तो आपको आसान सी जो डेफिनेशन लगती है आपको वो याद करनी है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा आगे। यहाँ पे चलिए, एक आखिरी है, ये आसान ज़्यादा है, इसे समझिए। गुल्ड और कोल्ब, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं राजनीति के बारे में, इसको समझिए। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति शास्त्र का एक भाग है। ठीक है, जिसके कुछ अंग होते हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत के तहत क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें राजनीतिक दर्शन शास्त्र होता है। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति होती है, यानी जिसपे जांच की जा सके, जिसका परीक्षण किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें राजनीतिक विचारों का भाषा विषयक विश्लेषण होता है, यानी राजनीतिक जो विचार है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है। राजनीतिक व्यवहार के सामान्य जो नियम होते हैं उसकी खोज की जाती है, उसका क्रमबद्ध विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन टफ हो सकती है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत है, लेकिन आपको दो डेफिनेशन जरूर याद करके जानिए। बिल्कुल मेरी इस बात को याद रखो, पेपर में जरूर लिखना, पेपर में, ताकि आपको तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम समझेंगे राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थ। इतनी सारी हमने परिभाषाएं पढ़ी, अलग अलग विद्वान जो है राजनीति को अलग अलग तरीके से, राजनीतिक सिद्धांत को दर्शा रहे हैं, अपने तरीके से बता रहे हैं। इन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया, इसको निचोड़ कर अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये स्लाइड आपको समझनी है, यहाँ पे आपको राजनीतिक सिद्धांत का मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है इसमें दार्शनिक और व्यवहारिक, व्यवहारिक में यहाँ पे हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिकता। ठीक है, इसमें दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन किया जाता है। आप देखोगे कि कुछ जो विचारक हैं वो कुछ दार्शनिक नजरिए से देखते हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, कुछ कल्पनाएं भी करते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। और कुछ कल्पना नहीं करते, कुछ सीधा वैज्ञानिकता ऐसा होना चाहिए, और उसमें कल्पना बिल्कुल नहीं होती, जो सच्चाई होती है उसको लेकर चलते हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत दोनों नजरियों से देखा जाता है, दार्शनिक तरीके से भी विद्वान देखते हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी देखते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं। फिर जो राजनीतिक सिद्धांत है इनका संबंध जो है वो केवल राज्य या राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या करना या वर्णन करना या निर्धारण करना नहीं, बल्कि इसमें नैतिक उद्देश्य का मूल्यांकन करने से भी होता है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसमें राज्य के बारे में, राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है, और उसके साथ साथ नैतिक उद्देश्य का मूल्यांकन भी किया जाता है कि लोगों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है,
इनका संबंध केवल इस बात का अध्ययन करना ही नहीं है कि राज्य कैसा है, बल्कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखो ये कि जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं वो केवल ये अध्ययन नहीं करते कि राज्य कैसा है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, व्यवस्था से है, कि सरकार कैसी है, शासन कैसा है, नहीं, बल्कि ये इस चीज का भी अध्ययन करते हैं, इस चीज को भी कहते हैं कि सरकार या राज्य जो है वो कैसा होना चाहिए, यानी ये सुझाव भी देते हैं। ठीक है, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ऐसे सुझाव भी देते हैं ये राजनीतिक सिद्धांतकार जो होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं और थोड़ा डीप समझते हैं। एक लेखक के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जो है वो एक गति, जो लेखक होता है, जो राइटर होते हैं, वो राजनीतिक सिद्धांतों को एक गतिविधि के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक उनके लिए कि एक गतिविधि है, एक एक्ट है, क्रियाकलाप है, जो व्यक्ति के सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछती है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या करती है, जो राज्य में जो व्यवस्था है उसका अध्ययन करती है, राज्य की जो समस्या है उसका अध्ययन करती है, उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है इसका अध्ययन करती है, कैसे जो राज्य के नागरिक हैं उनको बेनिफिट हो सके, एक आदर्श व्यवस्था मिल जाए, इसके लिए काम करती है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या सोचते हैं, उसको समझते हैं। तो ये राजनीतिक सिद्धांतकार जो है वो कहते हैं कि व्यक्ति के सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और उसके जो संभव जो उत्तर है उसको तलाश करते हैं और और काल्पनिक विकल्पों का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे विकल्प जो कि काल्पनिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं जैसे कि राज्य की प्रकृति और उद्देश्य क्या है, यानी सरकार जो है उसका क्या नेचर है, क्या उसके उद्देश्य हैं, सरकार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कैसे एक राज्य दूसरे राज्य से श्रेष्ठ हो सकता है या क्यों हो सकता है, ठीक है, क्यों है, राजनीतिक संगठन जो होते हैं उनका क्या उद्देश्य है, उनके उद्देश्यों का क्या मानदंड है, और राज्य और व्यक्ति के संबंध जो हैं वो क्या है, कैसे संबंध हैं और कैसे होने चाहिए, इन सारी चीजों पे राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेटो से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतक जो है वो इन प्रश्नों की तलाश कर रहे हैं। आज तक विभिन्न जो राजनीतिक विद्वान होते हैं वो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वहाँ से चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और फिर उन समस्याओं को सामने रखते हैं और उन समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है ये बातें भी वो सामने रखते हैं। ठीक है, यानी आज तक प्लेटो से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतक जो हैं वो इन क्वेश्चन जो है उसके उत्तर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इन उत्तरों के साथ व्यक्ति का भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आरंभ से ही सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक ऐसे राजनीतिक समुदाय का विकास कर सके जिसमें शासक और शासित दोनों सामान्य हित की भावना से प्रेरित हों। ठीक है, यानी जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वो शुरू से ही इस ऐसे मुद्दों की खोज में लगे हुए हैं, ऐसे सिद्धांत की खोज में लगे हैं जिससे कि शासक को भी लाभ हो, शासक भी अच्छे से अपना शासन चला सके और जो शासित है यानी जो जनता है उसको भी लाभ हो, यानी दोनों के हित, दोनों का ही लाभ रहे, ऐसे सिद्धांतों को खोज रहे हैं। अब बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ की। अभी भी हम अर्थ ही समझ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा और शॉर्ट में समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हम नागरिक का जो राजनीतिक जीवन होता है उसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक जो उसका व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं, उसके राजनीतिक विचार, उसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार को दिए जाने वाले कार्य, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में क्या अध्ययन किया जाता है, सरकार, मनुष्य का राजनीतिक जीवन, ठीक है, राजनीतिक विचार, सरकार का गठन, सरकार के कार्य, शक्ति, सत्ता, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे या तथ्य के अध्ययन में जो पद्धति अपनाता है वह उसके साथ वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, अन्वेषात्मक है। यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उसमें वर्णन भी किया जाता है, व्याख्या भी की जाती है, अन्वेषण भी किया जाता है, उसकी आलोचना भी की जाती है, समीक्षा भी की जाती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता है। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट सामने आता है कि किस तरीके से व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, एक अच्छे समाज को कैसे बनाया जा सकता है, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है, ये सब राजनीतिक सिद्धांत के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र की। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये समझना है आपको
कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है कि जो विचारक होता है, जो विद्वान होता है, वो अपने नजरिए से समाज को देखता है। ठीक है, समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सरकार है, सरकार को देखता है, और समाज की जो समस्या है, समस्या को देखता है। यानी समाज को देखा, राजनीतिक व्यवस्था को देखा, और समस्या जो है उसको देखा। समस्या को देखने के बाद वो क्या करता है, व्याख्या करता है समाज की व्यवस्था की, उसका अन्वेषण करता है, समीक्षा करता है, आलोचना करता है, क्रिटिसिज्म सब कुछ आ जाता है इसमें। और उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, यानी कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, इसको देखता है। ठीक है, कैसे मतलब समस्या को सुलझा के एक आदर्श समाज, एक अच्छा समाज का निर्माण किया जा सकता है, इन सब चीजों को देखता है। तो यही राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत में सभी के अपने अलग अलग विचार हैं और समय के साथ इसमें कई सारी चीजें जुड़ती गई हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। यहां तक जो टॉपिक मैंने आपको बताया ये थोड़े से टफ है, एक बार में, दो बार में, तीन बार में समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं ये बहुत ही ईजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो समझिए, राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र यानी राजनीतिक सिद्धांत के तहत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये है। तो अगर अभी तक आपने ये टॉपिक समझा है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के तहत हम राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य से मतलब यहाँ पे हमारा सत्ता से है, सरकार से है। ठीक है, यानी कि हम सरकार का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि प्राचीन काल से ही राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का विकास कैसे हो सकता है, ठीक है, इन सब के बारे में पहले से ही विचार होता आ रहा है। आज से नहीं, प्राचीन अरस्तु प्लेटो के समय से ही ये चीजें चलती आ रही हैं। सरकार के जो विभिन्न रूप हैं, जैसे मान लो राजतंत्र, राजवंश यानी राजा का शासन, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, संसदीय, अध्यक्षीय, एकात्मक सरकार, संघात्मक, इन सभी तरह की सरकारों का, सभी तरह की सत्ता का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, सीधा सीधा आप बता सकते हो लास्ट में। इसमें क्या है कि कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे विधानमंडल एक सदनीय हो या फिर द्विसदनीय हो, या फिर इसमें कुशल कार्यपालिका कैसे बनाई जा सके, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, समस्याओं को कैसे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उठाया जाता है, ठीक है, कैसे उसमें फैसला लिया जाता है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप सीधे सीधे शब्दों में समझो। राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या पढ़ा जाता है उसके तहत, तो इसमें राज्य के बारे में पढ़ा जाता है, सरकार के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पढ़ा जाता है, राज्य की प्रकृति क्या है इसको पढ़ा जाता है, राज्य का विकास कैसे हो सकता है इसके बारे में पढ़ा जाता है, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है इसको पढ़ा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था दुनिया भर में, चाहे वो राजा का शासन हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, अमीरों का शासन हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्था हो, या किसी भी प्रकार की सरकार हो, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये सब क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत के तहत होता है। और देखो आगे बहुत सारे पॉइंट है इसमें। फिर इसमें मानवीय समूह हो गए, वर्ग हो गए, संस्था, इसका अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है इसमें समाज में निहित जो मानवीय समूह है, जो अलग अलग समाज में वर्ग होते हैं, ठीक है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, उन सब का अध्ययन होता है। जो समाज में जो राजनीतिक संस्था होती है उन संस्थाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, समाज में कोई भी समुदाय या वर्ग जो है, जो स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए उनका दूसरे वर्गों से कहीं ना कहीं संबंध होता है। तो बहुलवादियों ने राज्य के अन्य समुदाय, जैसे कि मान लो मजदूर संघ हो गया, व्यवसायिक संघ हो गया, स्टूडेंट, आपने देखा होगा स्टूडेंट यूनियन होती है, मजदूरों की यूनियन होती है, व्यवसायिक लोगों की, बिजनेसमैन लोगों की यूनियन होती है, लेडीज यानी महिलाओं की यूनियन होती है, परिवार, इन सब के अध्ययन पे बल दिया जाता है। यानी इन सब चीजों का भी अध्ययन किया जाता है, केवल राजनीतिक नहीं, समय के साथ साथ इसमें इसका जो दायरा है वो बढ़ता गया। तो इन सब चीजों का अध्ययन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मार्क्सवादियों, आगे मैं आपको मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ाऊंगा पार्ट 3 में। वहां पे आपको पता लगेगा कि मार्क्सवादी जो है उन्होंने वर्ग संरचना और संघर्ष का सिद्धांत दिया है, जो कि कहीं ना कहीं इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें पढ़ी जाती है। और क्या अध्ययन किया जाता है इसके तहत, तो ये समझिए, इसमें राजनीतिक जो दल प्रणाली है, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, उसको पढ़ा जाता है कि आप देखोगे बहुत सारे देश हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की पार्टी सिस्टम है। जैसे भारत है, यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी पार्टियां हैं। चाइना जैसे देश में एक पार्टी ही चलती है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे दो पार्टियां हैं, दो पार्टियां ही रह सकती हैं, संविधान में यही फिक्स है पहले से कि दो ही पार्टी रहेंगी। ठीक है, अलग अलग तरह का सिस्टम है। वोट देने का तरीका विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके का है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी राजनीतिक पार्टियों का अध्ययन किया जाता है। जो वहाँ पे राजनीतिक पार्टी, चाहे एक दलीय प्रणाली हो, चाहे दो दलीय प्रणाली हो, या बहुदलीय प्रणाली हो, इस पे अध्ययन किया जाता है, चर्चा की जाती है।
लोगों को वोट देने का अधिकार कैसा है, कैसे लोग वोट दे सकते हैं, इसका बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मानव का व्यवहार कैसे, क्योंकि देखो मानव जो है वही समस्त गतिविधियों का केंद्र है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ मानव के लिए ही है, राजनीतिक सिद्धांत वगैरह सब कुछ। तो मानव सभी गतिविधियों का केंद्र है, इसलिए मानव का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव कैसे सोचता है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी प्रवृत्ति है, क्या उसकी आस्था आकांक्षा, क्या उसके विचार हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। शक्ति का अध्ययन। ठीक है, आपको पता होगा कि राजनीतिक सिद्धांत के तहत राजनीतिक शक्ति का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शक्ति किसके पास होती है, तो आप कहोगे कि सरकार के पास होती है, जो सत्ता करने वाला जो सत्ता में होता है उनके पास होती है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैसे राजनीतिक लोग जो है अपनी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, कैसे वो नए कानून बना सकते हैं। ठीक है, नियम कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें राजनीतिक सिद्धांत के तहत पढ़ा जाता है। फिर विकास और आधुनिकरण की जो समस्या है उसका भी अध्ययन राजनीति के तहत किया जाता है। पहले क्या होता था, राजनीतिक सिद्धांत में नहीं किया जाता था इन सब चीजों का अध्ययन, लेकिन जैसे जैसे समाज में समस्याएं बढ़ी वैसे वैसे नए नए टॉपिक इसमें जुड़ते गए, जैसे समाजीकरण हो गया, विकास हो गया, गरीबी, असमानता, आधुनिकरण, ये सारे टॉपिक भी अब इसमें राजनीतिक सिद्धांत में पढ़े जाने लगे। इस पे भी लोग शोध कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोई देश गरीब है तो सिद्धांतकार जो शास्त्री होते हैं वो इस पे शोध करते हैं कि वो देश गरीब क्यों है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से वो गरीब है, कौन सी कमियां, अगर वो कौन सी चीजें नहीं करते जिसकी वजह से उनकी गरीबी वो गरीबी वाले लेवल पे नहीं पहुंचते, उसको भी देखा जाता है। केवल समस्या नहीं, समस्या का समाधान भी पढ़ा जाता है। ठीक है, समझा जाता है। नारीवादी सिद्धांत। आज के समय में देखो आपको पता है कि समाज जो है वो हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यानी कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया है। नारियों के साथ हमेशा से क्या होता है, अत्याचार, ये चीजें हुई है। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतकारों को पिछले कुछ वर्षों में नारीवादी आंदोलन जो है वो काफी आकर्षित कर रहा है। आदिकाल से ही नारियों की स्थिति जो थी वो दयनीय थी। ठीक है, परिवार का सदस्य तो होती थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हस्तक्षेप सहना पड़ता था। ठीक है, उनको कई सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता था, उनका उत्पीड़न होता था, सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा। ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिससे आपको पता लगेगा कि महिलाओं की स्थिति जो थी वो सही नहीं थी। ऐसे में 1970 के दशक के बाद से महिलाओं को लेकर आवाजें उठने लगी। तो बहुत सारे जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, जो विद्वान है, राजनीतिक चिंतक हैं, उनका ध्यान गया नारीवादी आंदोलन की तरफ, नारीवादी घटनाओं की तरफ। तो इसलिए फिर नारीवादी सिद्धांत भी राजनीतिक सिद्धांत का एक मुद्दा बन गया। ठीक है, इसे भी राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ा जाता है। इसके अलावा इतने सारे टॉपिक पढ़ने के अलावा अब इसको और शॉर्ट में देखें तो राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य के अतीत को पढ़ा जाता है, वर्तमान को पढ़ा जाता है, भविष्य को पढ़ा जाता है। राज्य यानी सरकार की जो कार्य पद्धति होती है उसको पढ़ा जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है। सरकार के विभिन्न जो अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सबको पढ़ा जाता है। राजनीतिक गतिविधियों का जो अध्ययन होता है उसको पढ़ा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, समीक्षा की जाती है। ठीक है, सरकार की शक्ति, शक्ति का उपयोग, मनुष्य के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, राज ठीक है, राजनीतिक मुद्दे, कर्तव्य, मानवीय अधिकार, नारीवाद, पर्यावरण, ये सारे टॉपिक पढ़े जाते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया वो मैंने आपको हेडिंग में समझाया था बड़ा बड़ा, लेकिन आप केवल इस स्लाइड में शॉर्ट में समझ सकते हो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया विषय क्षेत्र, इतना एक स्लाइड में भी आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से आपको समझाती है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के कार्य। तो इसके 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। किसी भी जो मौजूदा समय में कोई भी सिद्धांत हो, उस सिद्धांत का वर्णन करना। सबसे पहले सिद्धांत का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, यानी उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है उसकी आलोचना, यानी उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, उसमें कुछ कमी होती है तो उसकी आलोचना की जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है पुनर्निर्माण, यानी उस समस्या वो आलोचना करके उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, कैसे एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है, उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो वीडियो है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, यानी पार्ट 2 जो आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। ठीक है, और अभी जो हमने बताया था आपको कि 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं शॉर्ट में। एक तो होता है प्राचीन, जिसको हम क्लासिकल भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, शास्त्रीय भी कहते हैं, परंपरागत भी कहते हैं। दूसरा आधुनिक, तीसरा क्या है उसमें, समकालीन। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो
ये हो जाएगा। और इसके बाद आएगा आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में हम राजनीतिक जो विचारधारा है उसको पढ़ेंगे, जैसे कि उदारवाद, ठीक है, मार्क्सवाद, और भी जो आपके टॉपिक दे रखे होंगे वो सारे के सारे पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपने 11th 12th लेवल पे आसान सी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, वहां पे आपको इतना टफ टॉपिक नहीं मिला होगा, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। ठीक है, जितनी ज्यादा बार देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। और आपको ये जो वीडियो का जो पीडीएफ है, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, एकलव्य स्नातक 1। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।